ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति की नई तस्वीरें सामने आई हैं। मोदी ने जब आज अपने आराध्य देव की एक धरोहर को देखा तो बस देखते रह गए। प्रधानमंत्री ने आज पिथौरागढ़ की पहाड़ियों पर मौजूद आदि कैलाश के दर्शन किए। आदि कैलाश विराजमान को देखकर मोदी मंत्र मुग्ध हो गए। आदि कैलाश के सामने प्रधानमंत्री ध्यान लगाकर बैठ गए, आंखें मूंद ली और मंत्र पढ़ने लगे। आदि कैलाश के ठीक सामने पार्वती कुंड है। मोदी ने इस कुंड के भी दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की। मोदी ने शंख बजाए, आरती उतारी और डमरू बजाकर भगवान शिव पार्वती की आराधना की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह अवतार आपने पहले भी देखा होगा और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अवतार में नजर आ रहे हैं। आदि कैलाश में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और पीएम का ये जो दौरा है ये कई मायनों में खास है। ऐसे वक्त में पीएम का ये रूप एक बार फिर से देश के सामने आ रहा है जब सनातन पर सियासत गरमाई हुई है, जब सनातन को लेकर राजनीति भी दो पक्षों में बटी हुई नजर आ रही है और एग्रेसिव भारतीय जनता पार्टी सनातन पर रहती है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों के यही राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। हालांकि पीएम जब मंदिर जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उत्तराखंड का दौरा करते हैं तो आध्यात्म में डूबी हुई उनकी तस्वीरें देश भर में चर्चा का विषय बनती हैं। केंद्रित हो जाती है चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों को लेकर। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें कितनी खास हैं ऐसे वक्त में जब सनातन पर बहस छिड़ी हो और एक वर्ग ऐसा है जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बड़ा सुंदर है और सचमुच अद्भुत दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ऐसा नहीं है कि कोई उनको फोटो अपॉर्चुनिटी करनी है और एक वीडियो बनवाना है और उसको यूट्यूब पर डाल देना है, इसके लिए यहाँ ही नहीं गए। तो सनातन को जो लोग खत्म करना चाहते हैं या सनातन के समूल नाश के लिए ये साथ में पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, उन सब का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सनातनी के तौर पर, एक डिवोट हिंदू के तौर पर, यह सब उनके जीवन व्यवहार का हिस्सा है और इसकी चर्चा इधर कम होती है। लेकिन ये तो सब जानते हैं ना कि 3 वर्षों के लिए वो सब कुछ छोड़कर हिमालय में चले गए थे और वो खुद भी कहते हैं, एक आध बार उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। लेकिन शायद जिसको कहते हैं कि नियति हम लोग मानते हैं कि किसी के लिए कुछ तय करती है, तो इस भूमिका के लिए वो आए। अब ये चाहे जागेश्वर धाम मंदिर हो या आदि कैलाश के दर्शन का ये स्थान हो या देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू आस्था के जिन केंद्रों को, जिनको हम कहते थे कि वो हिंदू आस्था भले हम करें लेकिन वो हमारी अपनी आस्था है, इस जमीन की, इस भूमि की आस्था है, जो हम राम कृष्ण शिव की धरती कहते हैं। और जो अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो जो काम महारानी अहिल्याबाई होलकर ने किया, उसके बाद किसी शासक ने इस तरह से काम किया हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जब वो काम ये करते हैं तो कोई और मुझे तो ये इसका कोई बहुत प्रचार प्रसार भी नहीं दिखा। अभी वही विजय से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस तरह से बहुत प्रचार नहीं दिखा कि इस तरह का काम कोई होने जा रहा है। लेकिन लोगों को जब अपनी आस्था की चीजें, आस्था के स्थान सुधरते हुए, बेहतर होते हुए दिखते हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो महाकाल लोक हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो प्रयागराज हो, जहां भी, तो उनको लगता है कि हां, जो काम सरकारों को स्वतः स्फूर्त करना चाहिए, जो काम किसी तुष्टीकरण, अपीजमेंट की भेंट चढ़ जाते थे, अब वो नहीं चढ़ते। मैं इसको ऐसे देखता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर ये तस्वीरें आज जब देश में लोगों को दिखाई दे रही होंगी, उस पर चर्चा हो रही होगी, तो ये बात तो आ रही होगी कि एक नेता है जो इस तरह से सनातन को जीवन पद्धति में जीता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ, और एक वर्ग है जो कह रहा है भैया इसको खत्म करो, इसमें तो बड़ी बुराई है, बड़ी गड़बड़ है। तो जनता तो तय करेगी। विजय जी, पीएम का ये जो स्वरूप है ये पहली बार नहीं है कि देश के सामने आता है। पीएम का अध्यात्म में डूबी हुई तस्वीरें चर्चा का विषय बनती हैं, लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं। पीएम का क्या यही अवतार आपको लगता है कि विपक्ष के सारे समीकरणों को, सारे एजेंडों को ध्वस्त कर देता है? ये स्वाभाविक सी आ रही तस्वीरें, ये स्वाभाविक तस्वीर है। एक तो जैसे आपने कहा शुरुआत में कि क्या 2023 और 24 की जो
चुनाव हैं उनकी जीत की मनोकामना पूरी करेंगी? आपने ये सवाल किया। मुझे इसी में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन है कि मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री हर चीज़ को, आज वो उत्तराखंड में दर्शन करने जा रहे हैं, महाकाल में दर्शन करने जा रहे हैं, उसको 2023 और 24 के जीत के साथ या चुनावों के साथ जोड़कर वो देखते होंगे। वो तो लगातार इस पर कुछ कुछ काम कर रहे हैं और चुनाव की जीत के लिए उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का मुद्दा है या और मुद्दे हैं जिन पर वो लगातार काम कर रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार चलते जा रहे हैं। ये जो सनातन की बात है ना, सनातन को देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई संस्था, कोई सेना ख़त्म नहीं कर सकती। सनातन का मतलब ही यह है, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, पहली बात। और उसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं होता। नुकसान ये होता है कि जो लोग उस पर हमला करते हैं, तो जो सनातन भाव से रहते हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता है, वो आपके साथ खड़े नहीं होते। ये भी एक समझ लेने की बात है। लेकिन सनातनी या हिंदू जो है वो केवल आपके मंदिर जाने से या आप डमरू बजा देंगे इससे सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है। और प्रधानमंत्री का भी ये भाव नहीं है। वो हर जगह जा रहे हैं, वो उनकी अपना एक हिंदू का भाव है और एक प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट, ये जो आज का घटनाक्रम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी कि उन्होंने प्रचार प्रसार भी सरकार ने क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया। कैलाश व्यू पॉइंट है जहाँ पर आज प्रधानमंत्री गए हैं। कैलाश व्यू पॉइंट हिंदुस्तानियों के लिए कैलाश के दर्शन करना, शिव के दर्शन करने जैसा होता है और बड़ा मान्यता मानी जाती है। अभी तक हम लोग कैलाश व्यू पॉइंट के लिए चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत के रास्ते से जाते थे, यानी चाइना का वीज़ा लेकर हमें वहाँ जाना होता है, तब उस व्यू पॉइंट से कैलाश के दर्शन होते हैं, जो 52 किलोमीटर है, जो चाइना के तिब्बत से जहाँ से होता है। ये जिस जगह पर अभी नया व्यू पॉइंट है, जिसे प्रधानमंत्री ने आज जहाँ पर गए थे, उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो जगह वहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, सिविलियंस हैं, उन्होंने ढूंढी है ये व्यू पॉइंट। और उन्होंने भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को, आर्कियोलॉजी को और टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये कहा, और वहाँ की उत्तराखंड सरकार और भारत की सरकार दोनों ने मिलकर उस पर काम किया और ये नतीजा निकला कि यहाँ ये जगह ठीक है। और प्रधानमंत्री इसलिए गए हैं ताकि ये एस्टेब्लिश हो जाए कि ये जगह। दूसरा, इसका सामरिक महत्व देखिए। ये जो है व्यू पॉइंट चाइना से 50 किलोमीटर है और जहाँ पार्वती कुंड गए हैं वो 20 किलोमीटर है चीन की सीमा से। तो ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री खड़े हों, इसके अपने बहुत सारे मायने हैं, जिसको लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। तो इनको इस तरह से देखना चाहिए। अभी ये पॉइंट डेवलप होना है, उसी में एक जगह है गुंजी गांव, जिसे एक बेस कैंप के तौर पे देखा जाएगा। गुंजी गांव को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो तमाम जो भी व्यवस्था हो सकती है उसे देखा जाए। एक बहुत छोटा गाँव है 20-25 परिवारों का, लेकिन उसे एक बड़ा बेस कैंप बना के टूरिस्ट पॉइंट बनाया जाए ताकि वहाँ से आप ये कैलाश व्यू पॉइंट जा सकें। इसलिए हर चीज़ को चुनाव से देखना या राजनीति से देखना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हर चीज़ को राजनीति की दृष्टि से करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कहीं भी जा रहे हों, वो दीपक जला रहे हों तो भी आप राजनीति देखते हैं, वो कैलाश के दर्शन करने जा रहे हों तो भी राजनीति देखते हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके लिए, अब आज कैलाश व्यू पॉइंट पर आपने उनकी फ़ोटो लगा दी तो 10 वोट बढ़ गए? ऐसा अगर हम समझते हों तो फिर या तो हम नरेंद्र मोदी की राजनीति को नहीं समझ रहे कि वो किस स्तर पर किस तरह के काम करके देश के लिए अपने लोकप्रियता या राजनीति को चला रहे हैं। लेकिन ये उनके अवचेतन में या दिमाग में बना हुआ है कि कैसे हिंदू धर्म को, सनातन को, और जो चीज़ें नहीं हो पाई पिछले 75 साल में, उनको कैसे सुधारा जाए, कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, उसका मकसद है इसका। एक बात तो है ना कि जब ऐसे कोई चर्चा करता होगा, बार बार ये कहेगा कि अरे देखिए मोदी जी तो जा रहे हैं इसलिए कि उनको वोट चाहिए, तो फिर वो वर्ग जो इसको ऐसे नहीं देखता है, वो तो वोट वाला भी मसला हो जाएगा ना। अगर सीधे भले नहीं भी हो, बार बार कहेंगे अरे देखो मोदी को वहां जाना है, मोदी देखो काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठे हैं। सर, जिस गांव में वो गए हैं वो इतनी दूर है कि वहां पे कुल मिलाकर ही 25 घर है। हाँ, लेकिन मैं पूरे देश में पूरे देश में आपको समझ में आ रहा है कि इससे 100 वोट बढ़ गए हैं प्रधानमंत्री जी के? नहीं, मुझे ये जरूर लगता है कि इससे प्रधानमंत्री ये वोट बढ़ाने भले न जाए, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये कहेगा कि प्रधानमंत्री वोट बढ़ाने जा रहे हैं, और उसमें जो चर्चा होती है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को वोट बढ़ते हैं। उनको शायद ये डर लगता है कि इससे कुछ वोट उनके कम हो जाएंगे, ये हो सकता है। समीर जी, यही सबसे बड़ी कह सकते हैं विशेषता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और यही बीजेपी की भी एक बड़ी मजबूती है कि आपको छवि गढ़नी नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो स्वाभाविक सा लगता है और वही मैसेज पूरे देश में जाता है। बिल्कुल, देखिए, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के एक इंटरव्यू का जिक्र करूंगा। 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो पहले इंटरव्यू में उनसे पूछा था
कि अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनते तो क्या कर होते। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मैं शिव भक्त होता, जंगल में होता और धुनी रमा रहा होता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसी समय बता दिया था कि वो शिव भक्त है। और प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति मतलब सबको पता है कि प्रधानमंत्री कितने। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने जब लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने बनारस को लिया, क्योंकि कहाँ वहाँ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी, और वो चाहते थे कि उन्हीं के हाथों उस मंदिर का कायाकल्प हो। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तो हमेशा उत्तराखंड के दौरे पर जाते रहे हैं, केदारनाथ के मंदिर पर जाते रहेंगे। अब 2019 का भी एक वाकया हुआ था जब काउंटिंग के पहले प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ गए थे, तब विपक्ष ने काफी हल्ला मचाया था काउंटिंग के पहले जब प्रधानमंत्री गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जाते रहते। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का शिव के प्रति एक अटूट भक्ति है, आस्था है, और शायद उनकी एनर्जी का सोर्स भी यही है कि वो शिव भक्त बहुत हैं। और विपक्ष जरूर उनके इसमें उन्हें लगता होगा विपक्ष कि प्रधानमंत्री मोदी वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री गए तो विपक्ष ये भी कह सकता है कि अब आने वाले दिनों में चुनाव है 3 राज्यों में, तो वहाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में विपक्ष ये कह सकता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी वोट बैंक के लिए गए। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा जाते रहे। चुनाव से प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना है, राजनीतिक लाभ से प्रधानमंत्री का इसका कोई लेना देना नहीं है। ये उनके एक निजी एनर्जी का और निजी भक्ति का स्रोत है, जो वो हमेशा इस तरह से शिव के दर्शन करने जाते रहते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उत्तराखंड गए में, वो उज्जैन भी जाते हैं, वो बनारस की कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ पर जाते रहते हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के वो ट्रस्टी रहे हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो वहाँ भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इसे इस दृष्टि से भी देखना चाहिए कि एक सनातनी हिंदू अपने शिव के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर रहा है, उसे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से नहीं देखा जाना सकता। और किसी चीज से पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है अगर ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि कोई पॉजिटिव काम हो रहा होगा। कोई गलत काम के लिए पॉलिटिकल फायदा तो नहीं हो रहा होता है मोटे तौर पर, है ना। तो प्रधानमंत्री उसको करे। और अभी तो उत्तराखंड में चुनाव नहीं हो रहा। अभी तो सर हम लोगों ने चर्चा की थी ना, कुछ लोग हमास का भी समर्थन करते हैं। तो सर मैं तब भी कह रहा था, आप भले ही उसको कह रहे थे, मैं तब भी सहमत नहीं था कि उससे भी उनको कोई बड़ा पॉलिटिकल फायदा नहीं होने वाला। उनको लगता होगा पॉजिटिव चीजों से बड़ा। और अभी तो उत्तराखंड में चुनाव भी नहीं हो रहे हैं, कि उत्तराखंड में चुनाव होता करने के लिए जाने की क्या जरूरत थी। लेकिन मोदी जी का है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मंदिरों में जाते हैं, तो विपक्ष के नेताओं की भी मजबूरी हो गई मंदिरों की जाने। राहुल गांधी ने उसी के बाद मंदिर जाना शुरू किया, जब देखा कि मोदी जी को लगातार मंदिर दौरे से बीजेपी को फायदा होता है, तो राहुल गांधी ने सोचा क्यों ना मंदिर का परिक्रमा करके कुछ वोट बैंक बढ़ाया जाए। उसमें क्या आपत्ति? आपत्ति कुछ नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, देखिए जो टेंपल रन है वो तो नेताओं का जरूर देखने को मिलता है, लेकिन पीएम मोदी की इन तस्वीरों को लेकर चर्चा देश भर में भी हो रही है और आने वाले चुनावों से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा 23 और 24 की भी हो रही है। अब जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, वहां चुनावी सरगर्मी पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का फोकस है। दोनों के जो स्टार प्रचारक हैं, दोनों के जो बड़े बड़े नेता हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस नेताओं का ताबड़तोड़ प्रचार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चुनावों की तारीख का ऐलान होने के बाद राहुल गांधी ने शहडोल में रैली की थी। आज प्रियंका ने मंडला में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने महिला सुरक्षा से लेकर रोजगार तक बीजेपी पर अटैक किया। प्रियंका ने कहा कि शिवराज के राज में आपके अधिकार छीने जा रहे हैं और प्रदर्शन करने पर गोलियां चलती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 47 सुरक्षित आदिवासी सीटों में से 31 कांग्रेस जीतने में सफल रही थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। इसीलिए कांग्रेस आदिवासी वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, सिवनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिले आते हैं। कांग्रेस ने महाकौशल क्षेत्र की 38 सीटों में से 24 पर अपना परचम लहराया था। बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 23 के चुनाव में भी कांग्रेस ऐसा ही प्रदर्शन कर पाएगी या बीजेपी को सफलता मिल पाएगी? अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को कि अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते। आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने।
तो महाकौशल को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि महाकौशल में 2018 में कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली थी और कांग्रेस यहां पर बीजेपी को निराश होना पड़ा था। विजय जी, जब दोनों ही राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, जब आदिवासी बाहुल्य इलाके में जा रहे हैं और वहां एड्रेस कर रहे हैं उनके मुद्दों को लेकर, कितना प्रभाव आने वाले चुनावों में पड़ेगा, या महाकौशल को क्या बचाने में कामयाब रहेगी कांग्रेस? ये कांग्रेस का बड़ा गढ़ की तरह से है, और आज नहीं 50 साल से 60 साल से कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक रहा है, ट्राइबल वोट। हालांकि बीजेपी ने उसमें बड़ी एक सेंधमारी की है, समझना चाहिए। ये तो अभी 14 सीटें 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिख रही है। एक जमाना था कि 80% 90% सीट कांग्रेस के पास होती थी, ट्राइबल सीट्स, ठीक है। और इसीलिए कांग्रेस के दोनों नेता राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी उस पर फोकस कर रहे हैं। महाकौशल का पूरा इलाका मोटे तौर पर ट्राइबल बेल्ट है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद और संघ का भी काम है आदिवासियों के इलाके में। लेकिन अब भी कांग्रेस की पकड़ बहुत कमज़ोर हुई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस अपना दबदबा वहाँ पर कायम रखे हुए है, और यदि मध्य प्रदेश में कुछ उसको जीत हासिल करनी है तो कम से कम इस इलाके पर उसको अपनी पकड़ बनाए रखनी होगी। भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा इस पर। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कोशिशें की भी हैं, बड़े चेहरों को महाकौशल की जिम्मेदारी दी गई है। हर्षवर्धन जी, ये जो कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि महाकौशल जो इनके हाथ से निकल गया था, कांग्रेस को सफलता मिली थी, बिग फेसेस के दम पर क्या वो सफलता बीजेपी अर्जित कर पाएगी? देखिए, कोशिश तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की वही है, और जिस तरह से बड़े चेहरों को उतारा गया है, जो उनकी पोजीशनिंग है वो बड़ी साफ साफ दिखती है। नरसिंहपुर से अगर प्रहलाद पटेल हैं, और बार बार वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा 2003 देखिएगा, जैसे 2003 में प्रचंड जीत हुई थी वो स्थिति होगी। अब छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का अपना क्षेत्र है, एक लोकसभा सीट है तो वही जीतते हैं। लेकिन अभी प्रियंका जी जो कह रही थी, तो मुझे लगता है कि जब आदिवासी क्षेत्रों की बात करेंगे तो ठीक है, रायसीना पहाड़ी पर एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई, सिर्फ इतना भर नहीं है, 2-3 इस सरकार ने बड़े काम किए। ऐसा नहीं कि पहले की सरकारों ने नहीं किया होगा, लेकिन इस सरकार में जो 2-3 बहुत बड़े काम हुए हैं और जिसकी बार बार वो चर्चा करते हैं, एक तो वो जो सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, जो खास करके आदिवासी इलाकों में सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित हैं, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री रहते गुजरात के आदिवासी इलाकों से शुरू किया, जिस बीमारी की तरफ देश की किसी सरकार का ध्यान नहीं था, अभी उन्होंने मध्य प्रदेश से उसको आगे बढ़ाया, नेशनल प्रोग्राम बना दिया। दूसरा, जो स्वयं सहायता समूह है, क्योंकि बार बार इसकी बात होती है कि जो महिलाएं हैं, जो उस इलाके में रहने वाले लोग हैं जिनके पास अपना कोई बहुत बड़ा कमाई का, रोजगार का, आय का साधन नहीं है, वो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो बहुतायत आदिवासी इलाके में ही है, और मध्य प्रदेश में उनकी संख्या शायद देश में सबसे अधिक होगी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ही एक गांव में गए थे तो उन महिलाओं के बीच में हो रहे। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जिसको हम कहते हैं कि जल, जमीन, जंगल का अधिकार किसको मिल रहा है। ये ठीक है कि वहां पर उद्योग लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, विकास के लिए जरूरी है, लेकिन उन जगहों पर जो उत्पाद हैं उनको जो एमएसपी की सूची में उनका दायरा बढ़ाया गया, वो इस सरकार ने किया। वो कानून वनोपज का पहले आया था, 2006 में आ गया था, लेकिन उसको इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका दायरा बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां अपने तय कोशिश करती हैं, लेकिन इन करीब 9 वर्षों से अधिक समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्र की सरकार का एक लाभ होता है कि आप शासन सत्ता में क्या कर सकते हैं, तो वो आदिवासियों के लिए किया है, जिसका फर्क मुझे लगता है कि इन चुनाव में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में होता हुआ दिखेगा। महाकौशल ऐसा इलाका है समीर जी जहां से कमलनाथ आते हैं। सीएम का फेस पिछली बार जब बनाया तो बहुत फायदा महाकौशल में हुआ था कांग्रेस को। क्या इस फेस को टक्कर दे पाएगी बीजेपी? देखिए, मुझे लग रहा है कि कमलनाथ अब मध्य प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक थे तब तक लगता था कांग्रेस के अंदर कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी है। कमलनाथ अकेले कभी मध्य प्रदेश के बड़े नेता रहे, उनसे बड़े नेता तो दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर रहे, लेकिन चूंकि वो जिस एरिया से आते हैं उसको जरूर सपोर्ट मिलता है। मैं तो जिक्र करना चाहूंगा कि संयुक्त मध्य प्रदेश का, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, जब संयुक्त मध्य प्रदेश हुआ करता था, उस समय भी आदिवासी SC/ST वोटों का बड़ा विंग कांग्रेस को मिलता रहा था। 2001 में छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद जरूर भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटों का बड़ा समर्थन मिला है। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो महाकौशल क्षेत्र में 38 सीटें आती हैं, इसमें से बड़ा वर्ग कांग्रेस का चला गया था, 27 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो आदिवासी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूर एक चुनौती बना हुआ है अभी भी, लेकिन जिस हिसाब से संघ के वहां पर वनवासी कल्याण आश्रम ने काम किया है, संघ जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मंडला में रैली हुई है, शहडोल में अमित शाह खुद होके आए, जो यात्राएं मध्य प्रदेश में सरकार ने शुरू की थी 4-5 यात्राएं,
उसमें से एक यात्रा आदिवासी क्षेत्रों से निकली है। और केंद्र सरकार की जो लगातार आदिवासी और SC/ST के लिए योजनाएं रही है और उसके जो लाभार्थी है मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है और इस आने वाले चुनाव में आदिवासियों का बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में आदिवासी वोट न मिलने के कारण हुई थी, अब 2023 में उस बड़े वोट बैंक के बीजेपी की तरफ देखिए, शिफ्ट होने इसी के बाद वोट बैंक सरकार को बनेगी। इंटैक्ट करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि ये जो उनका वोट बैंक है, जो मजबूत वोट बैंक है, वो उनके हाथ से ना खिसके, और इसलिए प्रियंका गांधी भी जा रही हैं और राहुल गांधी भी जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।